Okay, so today I'm starting with the accounting equation. I've also given an introduction about journal, right? But before proceeding with more journals, let us just go through few sums of accounting equation. See, in this TS Garewal Solutions website, in this internet, you can easily get sums along with the solution. So I will just be explaining the sums. ठीक है? Sums आपको बहुत easily मिल जाएंगे website में. Now, first of all, before starting with the accounting equation, let me give you an introduction. What accounting equation is? As I said about accounting equation, मैंने पहले भी accounting equation के बारे में आप लोग को बताया है. What accounting equation is? Accounting equation is simply, since we all know that in our accounting, according to our accounting process or what is called GAAP, India में हम लोग follow करते हैं GAAP, ठीक है? This is called generally accepted accounting principles, right? So in India, we follow our Indian GAAP, same like we have our own generally accepted accounting principle. It is also there for other countries, like US has its own GAAP, or Russia will have its own GAAP, and other so on, right? Every country has their own set of rules and accounting principles which is followed to keep the books of accounts, right, in a proper manner. So GAAP is country specific. But now what means, since we all know that every country is moving towards globalization, and now since the trade and liberalization process has become so open, means all the economies are now very much open, right? That is why every country is now moving towards IFRS, that is International Financial Reporting Standard. See, the basic funda is why we are doing accounting. आप लोग को ये समझना accounting क्यों करनी है, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, वी आर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी सीक्वेंशियल मैनर. आप इसको अच्छे से समझो. द बेस अकाउंटिंग करने का मेन रीजन क्या है, रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शन, सो दैट वी कैन सिंपली एसर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न, कि एक कंसर्न कितना प्रॉफिटेबल है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. Now, why to understand this financial position? ये जो financial position है या financial statements है या जो reports है, ये इसकी जरूरत किसको होती है? ये जो reports है ना, एक कंपनी के reports की जरूरत किनको होगी? जो इस कंपनी से जुड़ा हुआ है. अब इस कंपनी से जुड़ा हुआ कौन होगा? इस कंपनी से जुड़े होंगे उनके stakeholders. Now, who all are stakeholders? Like investors, जो इस कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, उसको तो जानना है ना कंपनी क्या कर रही है, नहीं कर रही है. क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज, ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं. तो इसके कारण अभी देखो, ये अकाउंटिंग का मेन इंटेंशन ही है कि रिपोर्ट हमें प्रॉपर अच्छे से मिले, कि कंपनी जो कंसर्न यूजर है उनको प्रॉपर रिपोर्ट मिल सके. ठीक है, तो अब ये जो रिपोर्ट है, पहले क्या थी, सिर्फ कंट्री स्पेसिफिक, क्योंकि हर कंट्री में ही अपने ट्रेड होते थे, अपने इन्वेस्टर्स अपने कंट्री के होते थे. बट नाउ सिंस वी ऑल नो दैट ऑल द कंट्रीज हैव ओपन अप, the trade liberalization, every country's monetary policy or the fiscal policies is in an expansion mode. तो हर कोई ना open up हो रहा है, हर कंट्री ओपन हो रही है. ओपन हो रही है मतलब ट्रेड को लिबरल तरीके से देख रहे हैं. लिबरल मतलब क्या, खुलना, ओपन होना. तो आसानी से जितने भी बैरियर्स थे, बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, दे आर नाउ बीइंग रिमूव्ड. वो हटाए जा रहे हैं वो सब. तो इसके कारण क्या हो रहा है, नाउ गैप के जगह पर आईएफआरएस फॉलो होने लगा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. तो क्या हो गया, अभी मैं अगर यहाँ पे बैठ के एक जापान की कंपनी में लगाना चाहूँ पैसे, तो मैं, क्योंकि जापान की कंपनी और मेरे इंडिया की कंपनी और सिंगापुर की कंपनी, हर कंपनी एक ही रिपोर्ट का फॉर्मेट अगर यूज करे. देखो, मुझे अगर कंपेयर करना है, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ तुमको, मुझे कंपेयर करना है, तो मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को और मिस्टर जेड को, इन तीनों के रिपोर्ट्स को कंपेयर करना है. तो रिपोर्ट्स को कंपेयर करने के लिए दे शुड बी मेजर्ड इन द सेम स्टैंडर्ड. मैट्रिक्स जो होती है वो मैट्रिक्स सेम, या पैरामीटर जो होती है वो सेम होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं आपको क्लास 12 के बेसिस में देखूं और किसी को बीबीए का, किसी को एमबीए का, सबके क्वेश्चन अलग अलग है, पैटर्न अलग अलग है, कैसे कर सबको कंपेयर कर दूं? नॉट पॉसिबल ना. तो इसी वजह से
इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अभी IFRS पे ज्यादा रेफरेंस देते हैं कि वो ज्यादा अच्छा है। तो अभी जो बेसिक चीज है वो देखिए कि हर कंट्री का अपना अपना गैप है, व्हाटएवर। अभी हम लोग गैप में ही हैं, हम लोग अभी IFRS में नहीं गए हैं। तो गैप के हिसाब से हमारी कंट्री में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन टेल मी। हाँ मैम। श्रेया, हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हम लोग उसको फॉलो क्या करते हैं, अपने गैप के हिसाब से। अपने इंडिया में हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस की, उसको कैसे करते हैं, गैप के हिसाब से। दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो लेट्स से आईटीसी एक कंपनी है, वो भी वही फॉलो करेगी। IRCTC, ये आपकी रेलवे वाली जो कंपनी है वो। HHI एक कंपनी है, ये भी। लेट्स से मैं HNL लेती हूँ, हिंदुस्तान लीवर ले लूं, कोई भी कंपनी, दे शुड फॉलो द सेम पैरामीटर और द सेम फॉर्मेट। सबके फॉर्मेट तो एक ही होंगे ना ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के। तो हमारा रिकॉर्ड करने का सिस्टम क्या है, वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। हम लोग क्या फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसका मतलब डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या हो गया, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का मतलब होता है, फॉर ऑल दी ट्रांजैक्शंस वी रिकॉर्ड बोथ दी एस्पेक्ट्स। दोनों एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करना होता है हमें डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। दैट इज प्लस, इन एंड आउट। अब बोलोगे मैम एक ट्रांजैक्शन में मेरा इन और मेरा आउट दोनों कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होता है, देखो सीधा सा फंडा है, मेरे पास अगर पैसे इन हुए हैं तो किसी का तो आउट हुआ होगा ना, तो मुझे वो भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अगर किसी से मैंने पैसे दिए, मेरा माइनस हुआ, तो कहीं तो प्लस हुआ होगा ना। तो अल्टीमेटली हम लोग दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर मुझे किसी ने, एक आदमी ने मुझे पैसे दिए, सपोज ही गिव फ्यू फर्नीचर, तो अगर मुझे किसी ने फर्नीचर दिया मेरे कंपनी के लिए, मुझे उसने फर्नीचर दिया, तो मेरी कंपनी ने उसको क्या दिया इन रिटर्न। देखो ट्रांजैक्शन हमेशा टू वे होगा, मैं तुमको दूंगी तुम मुझे कुछ नहीं दोगे ऐसा नहीं हो सकता, या तुम मुझे दोगे मैं तुमको कुछ नहीं दूंगी ऐसा नहीं होगा। हमें पता है कि ट्रांजैक्शन में हमेशा इन एंड आउट, बिजनेस मीन इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ टू वे ट्रांजैक्शंस गोइंग ऑन। इकोनॉमिक मतलब ही है वी आर डूइंग समथिंग विद अ प्रॉफिट मोटिव, इकोनॉमिकली वी आर डूइंग इट। तो if a furniture is, suppose let's say a furniture is coming into my company, then what did I paid for it, मैंने क्या कैश किया या चेक में पेमेंट किया, whatever I did, और उधार में लिया, क्रेडिट लिया, whatever। तो हर एक चीज का लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन होगी, इन एंड आउट होगा। तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में हमें दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना होता है, इन एंड आउट, राइट। इसके कारण क्या होता है, हमारा जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा या जितना भी बिजनेस में जो भी कुछ होगा, उसका इम्पैक्ट जो है दोनों साइड में होगा, जिसको साधारण भाषा में हम बोलते हैं एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का मेन पर्पस ही ये है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताता है हमारा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, अवर लायबिलिटीज प्लस नेटवर्थ, या मैं प्रोमोटर्स का मैं बोल रही हूँ, प्रोमोटर्स ओनर्स बोल रही हूँ, ओनर्स कंट्रीब्यूशन, इसको मैं ओनर्स कैपिटल लिख रही हूँ, ओनर्स का कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट। इसका मतलब क्या हुआ, लायबिलिटीज प्लस ओनर्स कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट। दिस इज व्हाट अकाउंटिंग इक्वेशन लुक लाइक। तो अगर कोई आपको बोलता है कि ओनर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, एक कंपनी में ओनर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है निकालो, तो आप क्या करोगे, सिंपली निकालोगे एसेट्स माइनस liabilities is equals to owners contribution। बिकॉज देखो ओनर्स कंट्रीब्यूशन हमारे लायबिलिटी साइड में आ गया। क्यों आया लायबिलिटी साइड में, बिकॉज वी नो जो कैपिटल है, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी। फ्रॉम द बिजनेस एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कैपिटल जो है, जो प्रमोटर या मैं एक ओनर हूं, मैं अगर अपनी कंपनी में पैसे लगा रही हूँ, तो मैं अलग हूँ, मेरी कंपनी अलग है, हम लोग दोनों की आइडेंटिटी अलग है। तो वो कंपनी के लिए क्या, वो बेचारे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मालिक हूँ, मैंने पैसे लगाए हैं। सपोज मैं मालिक हूँ
और मैंने, ये मेरी कंपनी है, मैंने इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, तो मैंने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए इस बिजनेस में, तो ये कंपनी की, बिकॉज कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी मींस ऑल टुगेदर ना, द कंपनी हैज गॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मी बैक, टू पे टू द ओनर, दैट इज व्हाई कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड द लायबिलिटी। इसलिए हम लोग देखो ओनर्स कैपिटल को या ओनर्स कंट्रीब्यूशन को लायबिलिटी साइड में दिखा रहे हैं, ठीक है। बस फर्क यही है कि ओनर्स कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है और लायबिलिटीज में हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज को दिखाते हैं। तो नॉर्मली यू कैन ऑल्सो राइट दिस इन दिस फॉर्मेट, दिस इज इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स। अब आप बोलो लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट क्यों होगा? इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट क्यों हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आ रहा है कि लायबिलिटी, मैम आप लायबिलिटी बोल रहे हो, पैसे आ रहे हैं और फिर वो इक्वल्स टू एसेट, लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट कैसे हो जा रहा है? कुछ आइडिया? एनी आइडिया? नहीं है? चल मैं बताती हूँ। देखो लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट कैसे हो जा रहा है? एक कंपनी जो है, पहले तो वो सोर्सिंग करिए ना पैसे की। देखो ये चीज आप समझिए, ये देखो मुझे मेरी बिजनेस के लिए फंड की सोर्सिंग चाहिए, तो फर्स्ट इज सोर्सिंग ऑफ फंड। तो ये जो सोर्सिंग ऑफ फंड है ये हम बहुत तरीके से करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट लिया कैपिटल, जो मेरे प्रोमोटर ने दिया, फिर हम हो सकता है कि शेयर कैपिटल पे जाएं। शेयर कैपिटल भी एक सोर्स है, वो मैं आप लोग को एक संग नहीं बता रही सारी चीजें। तो सोर्सिंग ऑफ फंड में कैपिटल हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, मे बी मैं बैंक लोन ले ली, कुछ इन्वेस्टर्स ने मेरे पैसे लगा दिए मेरे पास, कुछ क्रेडिटर्स ने मुझे उधार दिया, क्रेडिटर्स मतलब जो उधार देता है, ठीक है। तो ये साइड जो है मेरा, ये सोर्सिंग ऑफ फंड है, ठीक है। अब ये सोर्सिंग ऑफ फंड, जो पैसे आए बिजनेस में, जो सोर्सेज हैं जो हमने यूज किया, व्हाट विल आई डू विद दैट? वो बिजनेस क्या करेगा उस पैसे का? उस बिजनेस जो पैसा, जो सोर्सेज हैं, जो सोर्सिंग ऑफ फंड है, डेफिनेटली उसका एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या कंपनी क्या करेगी? कंपनी फंड, पहले आप समझ लो एक इन्वेस्टमेंट करेगी जो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। तो मैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट चलो लैंड एंड बिल्डिंग में ले रही हूँ, कंपनी ने एक लैंड एंड बिल्डिंग लिया, इग्नोर माय स्पेलिंग, ठीक है। देन फर्नीचर खरीदा, कुछ फर्नीचर हो गया, देन कम्स दी मशीनरी पार्ट, मशीनरी खरीद लिया, और फिर स्टॉक खरीदा। तो अल्टीमेटली देखो वहां से पैसे आए, तो अल्टीमेटली आप देखो सोर्सेज आए, सोर्सिंग ऑफ फंड, पहले बिजनेस में पैसे आते हैं। नाउ सोर्सिंग ऑफ फंड इज इक्वल्स टू एप्लीकेशन ऑफ फंड। This has to be done because we are following double entry system, and since we are means recording all the aspect, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं ना, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, मतलब अपने जो बुक में हिसाब रखते हैं, फॉर दैट वी आर फॉलोइंग दिस डबल एंट्री, वी आर नॉट फॉलोइंग सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री में सिर्फ हम एक हिसाब रखते हैं, एक साइड का हिसाब रखते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ से पैसे आए, जैसे हम लोग जनरली घर पे फॉलो करते हैं सिंगल एंट्री, ये इसने पैसे दिए, यहाँ पे खर्च हुआ, दिस इज सिंगल एंट्री। बट एक कंपनी वो फॉलो नहीं कर सकते, कंपनी को डबल एंट्री फॉलो करना पड़ता है। तो डबल एंट्री में वी आर फॉलोइंग और वी आर एक्चुअली रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, व्हाटएवर ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस। तो इसमें क्या होता है, सपोज आप, मैं एक एग्जांपल देती हूँ तुमको, जैसे मैंने एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है, तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ फर्नीचर पे इतना रुपया खर्च किया, ठीक है, बस मैंने लिख दिया अपने खर्चे साइड में कि 2 लाख रुपया फर्नीचर, ठीक है, या 2 लाख रुपया खर्चे के साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में। बट वो सिंगल एंट्री में कई प्रॉब्लम हुई इन फ्यूचर तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से क्या होता है, इन डबल एंट्री सिस्टम वी रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट। फर्नीचर आया तो फर्नीचर का एक अकाउंट क्रिएट हुआ, उसमें मैंने फर्नीचर को प्लस किया, इसके संग कैश का अकाउंट या बैंक का व्हाटएवर जहां से भी खर्च हुआ उसको मैंने माइनस किया। इसका मतलब वी आर फॉलोइंग टू सेपरेट अकाउंट, दोनों, और क्या दोनों बैलेंस होगा,
ऑटोमेटिक सी बात है ना, जब मैं यहाँ पर एक मैंने फर्नीचर का अकाउंट बना के रखा है ऐसे, दिस इज माय फर्नीचर अकाउंट एंड दिस इज माय कैश अकाउंट, तो अगर कहीं इसमें कुछ हिसाब में प्रॉब्लम है तो इसमें मिल जाएगा, इसमें प्रॉब्लम है तो इसमें मिल जाएगा, तो इस वजह से दोनों अकाउंट एंड दिस हैज टू बी इक्वल ना, ये बैलेंस हमेशा मिलेगा। क्यों बैलेंस मिल रहा है? क्योंकि हमारा सोर्सिंग ऑफ फंड इज इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड। मेरे पास अगर कैश है, कैश आया है कहीं से मेरे बिजनेस में, तो कैश कहाँ लगा? फर्नीचर में लगाया या क्या किया मैंने उस कैश का, क्या किया? तो सोर्सिंग ऑफ फंड इक्वल्स टू एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड दैट इज व्हाई वी से माय एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी। रादर मैं यहाँ पर ऐसे भी मैं इसको यहाँ पर सोर्सिंग ऑफ फंड में हमने क्या बताया था, माय लायबिलिटीज आर एक्चुअली माय सोर्सेस, liabilities are my sources. So liability includes internal plus external liability, दोनों ही हो गया। अब is equals to application of fund, तो application मतलब क्या हो गया, जो भी assets हम business के लिए खरीदते हैं, ठीक है। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताता है, सिंपली liabilities plus owners contribution is equals to assets। तो सबका मतलब एक ही है, मैंने जितना भी टर्म लिखा है सबका मतलब एक ही है। सोर्सिंग ऑफ फंड इज इक्वल्स टू एप्लीकेशन ऑफ फंड, लायबिलिटीज मतलब इंटरनल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट, लायबिलिटीज प्लस ओनर्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू एसेट, ठीक है। तो अगर कहीं मुझे बोला जाए कि आप ओनर्स कंट्रीब्यूशन निकालो या ओनर्स का कैपिटल निकालो, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इज इक्वल्स टू assets minus liabilities। আচ্ছা, এবার একজন কেউ আনমিউট করে আমাকে বোঝাও, whatever you have understood, आपने जो भी समझा है उसको मुझे understood that if have a proper accounting equation we'll be able to understand whether the company is following the proper process or not, proper sourcing of fund is being utilized or not in the specific area or not, ये सारी चीजें हमें समझ में आती है, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन एज वी ऑल नो, अकाउंटिंग इक्वेशन हमें समझ में आ चुका है, व्हाट अकाउंटिंग इक्वेशन इज, क्लियर है ना अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन की। जब कोई भी ट्रांजैक्शन हो गया, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे देखेंगे, जैसे कोई अकाउंटिंग इक्वेशन है, उसका कोई प्रॉब्लम्स है, सम प्रॉब्लम्स इज गिवन, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग उस ट्रांजैक्शंस को देखेंगे कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। सेकंड हम क्या देखेंगे, उस ट्रांजैक्शन में क्या इन हुआ और क्या आउट हुआ, ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग उसका इम्पैक्ट देखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एसेट्स में एंड लायबिलिटी में, उसको बराबर करना है, क्योंकि हमारा एसेट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू लायबिलिटी। हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक फंडा है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज, जो कि हम अगर अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें बाद में बैलेंस शीट को करने में बहुत इजी होगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट बैलेंस शीट फॉर्म्स दी मोस्ट वाइटल, अब देखो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वन ऑफ द वाइटल कंपोनेंट है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तभी इक्वेट हो सकता है व्हेन वी नो हाउ टू मींस रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग इक्वेशन को किस तरीके से करना है, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स सम्स, कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ये जैसे यहाँ पर है, ये वेबसाइट देख लो आप, ऐसे बहुत सारे हैं, सीबीएसई का क्लास 11 का इसमें है, तो आप लोग को सारे सम्स मिल जाएंगे वहां पर। तो लेट अस जस्ट टेक फ्यू, ये देखो, ये देखो एक यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में देखो क्या आ रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो पहला क्या हो रहा है, ये आदमी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। बिजनेस जब स्टार्ट किया, उस बिजनेस में उसने पैसे लगाए, ही इन्वेस्टेड 45,000, ठीक है। तो अब देखो ये जो बिजनेस है, इसमें एक तो कैश आ रहा है, दो चीजें हो रही है, देखो एक तो कैश आया, यहाँ पर दिया कैश आया ना, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, कैश आया 45 के, विच इज एसेट। तो एसेट में हमने रिकॉर्ड किया, देखो एसेट में रिकॉर्ड हुआ है ना। अब
क्योंकि जो बिजनेस आ रहा है, मतलब बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, वो क्या कब आ रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। तो ये कैपिटल जो है, कैपिटल 45,000, ये हमारी लायबिलिटीज में आया। लायबिलिटीज में क्या है, ये कैपिटल जो है, हमने देखा था ना इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल, तो ये कैपिटल क्या हो गया, ओनर्स कंट्रीब्यूशन। ओनर्स कंट्रीब्यूशन है। तो देखो यहाँ पे हमारा एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, तो ये क्या हो गया, 45 के कैश में एसेट में आया और ये 45,000 की लायबिलिटी बिजनेस में बढ़ाई। दोनों चीज हो गया ना, ये बिजनेस के लिए देखो कैश भी आया, तो कैश इज इक्वल्स टू एसेट, और कैपिटल आया, कैपिटल इज इक्वल्स टू लायबिलिटी, तो एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी हो गई। इज दिस क्लियर? फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है, अकाउंटिंग क्वेश्चन, फॉर्मेट ही ऐसे होता है, बट नॉर्मली इसका इम्प्लीकेशन आप समझ लो। इज दिस क्लियर? पानी दे, अनम्यूट करके बोलो। क्या एक बार बोल सकते हो, मुझे समझ में नहीं आया मतलब क्लियरली। हाँ, अच्छा हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, बढ़ जाओ। अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट मैं फिर से एक बार बोलूं, ये वाला इक्वेशन। हाँ मैम। अच्छा ठीक, एक मिनट, बाहर जाओ दोनों। मजे से सर्वांग आसन और ये आसन करिए, जाओ ऐसे। मुझे ऐसे 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 देखो फर्स्ट एंट्री क्या है यहाँ पर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हम लोग जब अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम पहली चीज क्या देखेंगे, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये मेरा बिजनेस है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हम लोग को क्या करना है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी, ये हमारा मेन मोटिव है कि इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एसेट और लायबिलिटी बराबर होना चाहिए। एक मिनट रुको, बाहर निकल, बाहर निकल। समझ में नहीं आता है, अरे तुमको समझ में नहीं आता है, नहीं मैं बोली कि तुम लोग निकल जाओ, पर ये एकदम नहीं सुन रही है। एक मिनट, सॉरी। हाँ चलो मैं आ जाती हूँ। देखो पहले हमने ये ट्रांजैक्शन को देखा, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं ना, तो समझना कि मैं बिजनेस हूँ, मैं कंपनी, तो हमेशा कोई भी अकाउंटिंग करनी है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, मैं कुछ नहीं हूँ। ये कौन है जो रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है, बिजनेस के बुक्स में, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। तो बिजनेस के लिए एसेट और इक्वल्स टू लायबिलिटी हमें करनी है। तो अब हमें देखना है कि जब ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका मतलब क्या, प्रोमोटर ने पैसे डाले, पैसे आए, बिजनेस में पैसे आए, तो सोर्सिंग ऑफ फंड, पहले तो पैसा आए, पहले हमारा सोर्सिंग होगा, फिर तो एप्लीकेशन होगा ना। तो सोर्सिंग आए, कहां से आए, ओनर्स का कंट्रीब्यूशन, तो पैसे कहां से आए, ओनर्स का कंट्रीब्यूशन से। सो 45 के जो है वो, क्योंकि ये कैपिटल है, सोर्सिंग क्या है हमारा, कैपिटल है। देखो ऐसे भी सोर्सिंग ऑफ फंड इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, अभी मैंने आप लोग को समझाया कि सोर्सिंग ऑफ फंड कोई भी रहे, वो हमेशा लायबिलिटी साइड में ही आती है, क्योंकि मैं पैसे लेकर आ रही हूँ। अपना अगर रिटेन्ड अर्निंग होगा तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज बाकी सारे जो सोर्सेज हैं वो मेरी लायबिलिटी होते हैं, वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड हो, शॉर्ट टर्म, क्योंकि मैं फंड की सोर्सिंग कर रही हूँ। आई एम सोर्सिंग द फाइनेंस। सोर्स मतलब क्या होता है, कहाँ से लेकर आ रहे हो, कहाँ से उसका ओरिजिन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका मतलब पहले आपकी लायबिलिटी बढ़ी, पहले आपके बिजनेस में कैपिटल आया 45,000, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, उस सोर्सेस, जो सोर्सिंग ऑफ फंड का एप्लीकेशन किया, मतलब अब आपके बिजनेस में वो एसेट घुसा 45,000 कैश। देखो एक ही चीज है, 45,000 ही आया, लेकिन सोर्सिंग क्या थी, कैपिटल की, तो मेरी वो लायबिलिटी को बढ़ाया, और क्योंकि वो 45,000 कैश के रूप में, तो कैश इज एन एसेट, कैश के रूप में है, इसलिए वो मेरा एसेट है।
ठीक है। कभी ये भी हो सकता है कि 45,000, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग का बिजनेस, हम लोग का दिया कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 45,000, देन वी परचेज फर्नीचर फॉर 10,000। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये 45,000 कैश के रूप में नहीं रखा रहा है, started business with 45,000 and used to buy furniture and land and building। ऐसा भी हो सकता है कि फर्नीचर खरीदा 10,000 का, 15,000 का हमने कुछ और अदर एसेसरीज खरीदी और 20,000 कैश है। तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। सोर्सिंग 45,000 लायबिलिटी इज इक्वल्स टू माय एसेट। एसेट साइड में ये 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा आपका फंड। पैसा तो उतना ही है, 45,000 ही है कैपिटल, 45,000 रुपए बिजनेस में घुसा है, पर आपने उसको कहाँ कहाँ यूज किया? 10,000 का कुछ फर्नीचर खरीद लिया, 15,000 का कुछ एसेसरीज खरीद लिया, और फिर बिजनेस में अपने दुकान में, सपोज दुकान है तुम्हारी, 20,000 रुपए दुकान में कैश रखे हो, तो ये 45,000 का कितने भाग में डिवीजन हो गया? बट माई एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज, स्टिल माई एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी ना। मैं 45 एसेट इक्वल्स 45 लायबिलिटी रखूं, या मैंने 45 को बांट दिया, 10, 15 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 45। दोनों का मतलब एक ही है ना, अल्टीमेटली दोनों के साइड में 45 भी हो रहा है। तो देखिए समझ में नहीं आया तो फिर से पूछो। क्लियर है? नहीं समझ में आया? क्या हुआ? बोलो, अनम्यूट करके बोलो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप लोग के मन की बात। समझ आ गया। अच्छा समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो, बाकियों को सबको समझ में आ गया? हाँ मैम। सबको? हाँ मैम। श्रेया, कौस्तुभी, अरे सबको ही बोल, सबको समझ में आया नहीं आया? समझ, आ गया मैम। सबको को समझ में आया, ठीक है। मतलब मोटा मोटी किसी भी तरीके से आपको बैलेंस कर देना सब कुछ को। तो पहला ट्रांजैक्शन इज क्लियर। अब दूसरे ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं हम लोग। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है? ओपन द बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 45,000। ठीक है, तो इसका मतलब अभी नया कुछ बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है। ओपन द बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट, तो लायबिलिटी मेरी जो थी वो तो वहां पर अपना इंटैक्ट है, क्योंकि भाई बिजनेस स्टार्ट हुआ है 45,000, सो दिस इज माय कैपिटल। तो कैपिटल इज अ लायबिलिटी, वो तो अपना लायबिलिटी इंटैक्ट है, वहां पे ना बढ़ा है ना घटा है। अगर कैपिटल विड्रॉ करता कुछ, अगर प्रोमोटर अगर विड्रॉ करता तो कैपिटल पे इम्पैक्ट होता, बट अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो कैपिटल्स रिमेन द सेम। देखो कैपिटल बराबर है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, देखो कैपिटल बराबर ही है। बट ये जो है ओपन द बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4,500, तो अभी क्या किया है, मेरे पास कैश कितना था? 45,000 था। तो मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो मेरे पास 45,000 कैश था। कैश मतलब सबको आपकी दुकान है, दुकान में 45,000 था। अब आपने क्या किया, उससे एक बैंक अकाउंट खोला जिसमें 4,500 रुपए गए। तो 4,500 रुपए अब कहाँ गए? बैंक में गए। दिस इज ऑल्सो कम, दिस विल ऑल्सो कम अंदर एसेट साइड, ये भी एसेट साइड में ही है। सिर्फ कैश, आपकी दुकान से कैश उठा के आपने क्या किया? आपके बैंक में रख दिया, तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, बट अमाउंट इज सेम। तो ये यहाँ से उठा के यहाँ चला गया, तो नाउ स्टिल यू विल हैव द सेम बैलेंस। 40,500 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 45,000। तो अभी क्या हो गया? 40,500 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 45,000। दोनों बराबर ही, अभी भी बराबर है, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो, bought goods from Mrs. Sun and Company for 11,200। अब देखो यहाँ पर एक तो ट्रिक है। bought goods from Mrs. Sun and Company,
इसका मतलब मैंने कुछ सामान खरीद के लाया सन एंड कंपनी से, ठीक है, मैंने आपसे कुछ सामान खरीदा, लेकिन उसके लिए मैंने कैश पेमेंट नहीं किया, क्योंकि कहीं पे भी कैश की या बैंक की कोई बात नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने सामान खरीदा, किससे खरीदा, मिसेस सन। तो जब नाम दे दिया है इसका मतलब मैंने उधार में खरीदा, क्रेडिट पे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका स्टॉक का मात्रा कितनी बढ़ी, 11,200। 45,000 रुपए तो पहले से थे आपके, जो असेट के बैलेंस में था 45,000, वो तो है ही। सपोज मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ, 45 तो था ही एसेट, इक्वल्स टू 45 लायबिलिटी, ये हमारा था टिल सेकेंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ, 45,000 के संग मेरा यहाँ पर स्टॉक बढ़ा। स्टॉक कितना रुपए का बढ़ा, 11,200, इतना रुपए का स्टॉक हमारा बढ़ा। मैंने स्टॉक खरीद के लाया ना, तो दैट विल कम इनटू माय एसेट। अब इक्वल्स टू, अब क्योंकि ये मैंने कैश में तो नहीं खरीदा, कैश में खरीदा होता तो 11,200 ये बढ़ता और कैश से माइनस होता, बट क्योंकि उधार में खरीदा है तो यहाँ पे क्या हो गया, लायबिलिटी, मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ गई, 11,200 प्लस 40, क्या हुआ, प्लस 45 जो था पहले वो, तो मेरा स्टिल माय एसेट इज इक्वल्स टू माय लायबिलिटीज, बराबर हुआ। इज दिस क्लियर, अभी तक क्लियर हुआ। सर लास्ट ट्रांजैक्शन একবার বল। লাস্ট ট্রানজাকশন দেখো কি হচ্ছে, বট গুডস ফ্রম মেসেস সান এন্ড কোম্পানি, এখানে কি বলছে, আই বট সাম গুডস। তো when I bought some goods from Mrs. Sun and Company, here in this transaction it is not mentioned whether I bought it for cash or I paid it through check, nothing. So it simply means that I bought goods for credit, ठीक है, क्रेडिट उधारी। so क्रेडिट जब उधारी होगा तो क्या होगा, मेरा यहाँ पे स्टॉक बढ़ा विद दिस 11,200, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मेरा बाकी जो था वो तो है ही, कैश 40,500 मेरा था, बैंक मेरी कंपनी में है 4,500 बैंक में है, और स्टॉक मैंने बढ़ा 11,200 का, ठीक है। नाउ 11,200 आई डिडंट पेड, तो इससे क्या होगी, मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ी, क्रेडिटर ना, मैंने अगर उधार में खरीदा तो माई लायबिलिटी इंक्रीज्ड and my capital was also intact. So again you will find that asset is equals to liability. Here also you will find that asset is equals to liability. Means in any case whatever we do, the impact is like circular move. घूम के आप देखोगे asset equals to liabilities ही होगा हमेशा, समझ आया? Is this clear? हाँ मैम। सबको क्लियर है? हाँ। Okay, everyone is required to do at least 4 to 5 sums from this. मैं यहाँ पर दे रही हूँ, सबको को 4 से 5 सम्स मिनिमम करना है इससे। देखो यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है, आप लोग का ज्यादा माथापच्ची नहीं है, और संजना आपको ये सारा करना है, ठीक है, 4 से 5 नहीं, आपको सारा करना है। और बाकी आप लोग जो है स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट, आप लोग जस्ट इसको गो थ्रू करो, एक बार सारे ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करो, जस्ट एनालिसिस आपको करना नहीं है, ठीक है, यू जस्ट एनालाइज ऑल द ट्रांजैक्शन, यू ऑल डोंट नीड टू डू